गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे युवा साथियों, विचार बनने शुरू हो गए हैं आपके। और जब बात देश की हो तो युवाओं के पास एक ठोस वैचारिक आधार होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप भावुक ना हो, इमोशनल ना हो, होना चाहिए, ये भी ज़िंदगी की ताकत होती है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके पास एक ठोस वैचारिक आधार भी होना चाहिए, किसी भी चीज़ के समर्थन का और किसी भी चीज़ के विरोध का। मैं समझता हूँ 18 वर्ष की या तो आप हो गए होंगे या होने वाले होंगे। एक नागरिक के रूप में बहुत से अधिकार आपको प्राप्त हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है लोकतंत्र में, मतदान का अधिकार, या तो आपको कुछ समय पहले मिल गया होगा या मिलने वाला होगा। मिल गया हो तो शुभकामनाएं, और मिलने वाला हो तो अग्रिम बधाई। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग तार्किक आधार पर कीजिए, भावुक आधार पर नहीं। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने इस लेक्चर की सीरीज़ में भारतीय राजनीति के अध्ययन के जो अप्रोचेज़ हैं, दृष्टिकोण हैं, उनकी बात कर रहे हैं। पिछला चैप्टर हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पर लिया। आज बात करेंगे भारतीय राजनीति का अध्ययन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। हालांकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत की राजनीति को समझना ठीक वैसे ही है कि जैसे आप मेंढकों की परेड कराना चाहें, क्योंकि इतने आइडियाज़ हैं, इतने विचार हैं, इतनी रणनीतियां हैं, इतने कार्यक्रम हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है हिंसा। और गांधी के इस देश में हिंसक बदलाव किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। ये पूर्वाग्रह है। अब हम बात पर आए। ये जो दृष्टिकोण है, जिसको मैंने मार्क्सिस्ट व्यू कहा, पॉलिटिकल इकोनॉमी या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन का, ये इस बात को मान के चलता है कि जो उदारवादी अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण है, ये जो इंग्लैंड और यूरोप और फिर अमेरिका से पनपा है, इसमें खामियां हैं। वो ये हैं, आप पहले इस कंसेप्ट को समझें कि जो उदारवादी दृष्टिकोण है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, वो ये मानता है कि हर व्यवस्था में हर समय जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके प्रति मानव का चिंतन एक सा रहा है, और राज्य का भी। यानी वो एक नॉन चैलेंजेबल साइकी है, अपरिवर्तित मन स्थिति। लेकिन आप लोगों ने बीए पार्ट थर्ड में और एमए प्रीवियस में, इस साल पेपर फर्स्ट जो आपका है, उसमें मार्क्स पढ़ा है। इसलिए मैं आपसे पूछने का अधिकारी हूँ कि आप इस बात को जानते हैं। और वो ये है कि मार्क्सवाद बड़ी स्पष्ट इस बात को मानता है कि जितने भी एजेस हैं, युग बदले हैं, आप पढ़ के देखिए, वो आदिम साम्यवादी व्यवस्था से शुरू करते हैं और आखिरी में वो साम्यवाद तक आते हैं, जो उनके युग बने हैं। उसमें उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को केंद्रीय स्थान पर रखा है। वे मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के बदलाव पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर देते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम गतिविधियों को नहीं चेंज करता, ध्यान रखिएगा, उनके हिसाब से, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के बदलाव पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करते हैं। और आखिरी में तो वो राज्य के अंत की बात करते हैं साम्यवाद के अंदर, कि राज्य ही ना रहेगा। अब देखिए, उनकी इस बात से हम ऐतराज नहीं कर सकते। वो इसलिए कि राजनीतिक प्रक्रिया और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे पे असर डालती हैं। हम भारत की बात करें तो बड़ा कष्टपूर्ण शब्द है वो, लेकिन आपने कई जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन।
गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निवास करने वाले लोग। एक काम कीजिएगा, आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। लेक्चर जब मेरा मोबाइल पर सुन रहे हैं तो नेट भी आपके पास होगा। देखिएगा बीपीएल के अंदर प्रतिदिन कितनी आय को बीपीएल के योग्य माना गया है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, इतना कम पैसा है वो। लेकिन इसका इम्पैक्ट आप देखिए, चाहे वो गरीबों को राशन देना हो, हमारे यहाँ जिसको आप पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें, अन्य सहूलियतें, गैस योजना, ये जवाहर रोजगार योजना, महात्मा गांधी रोजगार योजना, मनरेगा इसको आप कहते हैं, जवाहर तो मैं गलत बोल गया, मनरेगा। ऐसे एक नहीं, अनेक कार्यक्रम हैं और ये सारे के सारे कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे से ऊपर रहते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। लेकिन ये जो एजेंडे हैं जन कल्याणकारी, विशेष तौर से वो जो गरीब तबका है उसके कल्याण की योजनाएं जो हैं, ये कॉमन एजेंडा है, इससे आप ऐतराज नहीं कर सकते। अब इसका जो असर है वो पॉलिटिकल सिस्टम पर पड़ता है, जिसे एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, प्रोफेसर रजनी कोठारी। रजनी कोठारी साहब भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों में गिने जाते हैं। मतलब आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ आपसे, और जब मौका मिलेगा मैं बार बार कहूँगा, मुझे इस पर कोई ऐतराज या शर्मिंदगी नहीं होती। बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं भारत के जिनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हो, प्रोफेसर कोठारी उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र गरीबों का लोकतंत्र है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना सरकारों का दायित्व भी है और मजबूरी भी, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यदि आप नीतियों का निर्माण नहीं करेंगे तो ये जो मतदाता है ये बख्शेगा नहीं आपको चुनाव में। जैसे अभी आप देखिए, आज ही की बात है, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा युवा साथियों कि जो कोविड का मामला है वो युवाओं में ज़्यादा फैल रहा था, जबकि उससे पहले स्थिति ये थी कि बुजुर्गों को ज़्यादा अपनी चपेट पर ले रहा था। फैसला लिया गया कि 1 मई से युवाओं को भी, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वैक्सीन लगाए जाएंगे और राज्यों को दायित्व दिया गया है। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम एक से देख पाएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि करोड़ों भारत में आप देखिए, आपका जो प्रतिशत है वो 60% के आसपास आबादी का है और ये जन कल्याणकारी योजना है, यानी समाजवादी, समाज से जुड़ी हुई। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है, जो इसको आप इकोनॉमी का व्यू बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं, वो ये मान के चलता है कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, राज्य की नीतियां हैं, दरअसल वो जन कल्याण और समाज के उस तबके के दृष्टिकोण से बनती हैं जो नीतियों पर असर डाल सकता है, क्योंकि सरकार निर्माण में उसकी एक अहम भूमिका होती है। अब इसी फार्मूले को आप भारत पर ले आइए। मैंने आपको जो एग्जाम्पल तो दिए, बीपीएल, ग्रामीण भारत के अंदर मनरेगा, इसके अलावा अभी आपने एग्जाम्पल देखा जो जारी है, ये कोरोना वाला मामला। आप ये पा रहे होंगे कि उदारवाद को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान चुके हैं, लेकिन समाजवाद के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो कम नहीं हुई है, जारी है। हालांकि ये साम्यवाद नहीं है, ये समाजवाद है और समाजवाद का भारतीय संस्करण है। पार्टियां कोई भी हों भारत की, वो अपनी नीतियों के निर्माण में और क्रियान्वयन में एक्सपर्ट्स व्यू और इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन के हालात, इन दोनों पर निगाह रखती हैं और फिर इसके आधार पर किया गया अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशिष्ट बन जाता है। धन्यवाद।